Good morning all of you. In last week we have started the chapter number 10 of science, or you can say physics portion of 10th class, in which I have told you about the reflection, and before that we have discussed about the light, the nature of light, and also about, you can say, the velocity of the light. So today I am going to revise whatever we have studied into the last week, and after that we will discuss about the refraction of light, which is the, you can say, second phenomenon which we have to study in this chapter. So I have told you in the last week that there are so many phenomena which is based on the light, but in your 10th class syllabus we will study about the two, which is reflection and refraction. Also we will discuss about the dispersion of light through the prism, and also the phenomenon like the formation of rainbow we need to study in this chapter, but it will be the part of the next chapter. So in this chapter we will study about the two phenomena, which is reflection and refraction. And before going to start about the refraction, I am going to tell you whatever we have studied into the last week. So if you want to know about the light, then I have explained into the last week that light is, you can say, that the phenomena or natural phenomena which is responsible to make visible any object to us. यानी कि कोई भी चीज अपने को विजिबल होती है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है लाइट. ठीक है. अब बात आती है कि लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्सल होती है या फिर मैकेनिकल होती है. तो नेचर ऑफ लाइट की अपन बात करें, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है, एंड ये हमेशा ऑलवेज मूव इन वेव फॉर्म. लाइट जो होती है वो हमेशा वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है. उस चीज को अगर अपन कंसीडर करें कि कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो हमेशा वेव की फॉर्म में जाती है. ठीक है. बट लाइट जो होती है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. Light does not require any medium to travel from one place to another place. अब अगर लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि लाइट का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्सल होता है. ठीक है. आफ्टर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट. लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहां पे हमने ये कहा है कि लाइट की जो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट को, तो जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है. तो यहाँ पे अपन ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है. तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नो, एंड दिस वैल्यू विल बी यूज ऑलवेज व्हाइल यू विल सोल्व द न्यूमेरिकल. देन यू कैन से दैट velocity of light, it is always noted by c, which is 3 into 10 to power 8 meter per second. This value you must be keep in your mind, that whenever you need to require to solve the numerical problems which are based on to the light, that time the speed of light always remains constant. ठीक है. ये speed of light जो है वो हमेशा constant रहती है, फिक्स रहती है. ये 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड ही होती है. ठीक है. तो लाइट की अगर बात करोगे तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ नेचुरल फिनोमिनन विच इज मेक विजिबल टू अस एनी ऑब्जेक्ट. यानी कोई भी चीज होती है उसको अपने लिए विजिबल बनाता है. आफ्टर दैट नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यानी कि लाइट जो है उसको कभी भी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. दैट्स व्हाई वी सेज दैट लाइट इज ऑलवेज अ ट्रांसवर्सल वेव. यानी कि लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं
ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, अब यहाँ पे अबाउट द लाइट हमने लास्ट वीक में पढ़ा था कि लाइट क्या होती है। तो लाइट एक नेचुरल फिनोमिनन होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपने विजिबल बनाती है। ठीक है, सेकंड अपन ने ये पढ़ा था कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट का नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है, बिकॉज यहाँ पे लाइट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तीसरा जो है वो हमने ये पढ़ा कि लाइट जो है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो लाइट की स्पीड जो है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब बात आती है कि लाइट जब कहीं भी किसी भी सरफेस पे गिरती है तो या तो क्या होगी, लाइट उस सरफेस के अंदर दूसरी साइड में निकल जाएगी, समझ गए, और या फिर जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है और उस सरफेस के अंदर से दूसरी साइड पे नहीं निकलती है तो लाइट क्या होगी, उसी डायरेक्शन में जिधर से आई थी उस तरफ वापिस चली जाती है, समझ गए। तो इस बिहाफ पे अगर अपन बात करें तो लाइट की दो फिनोमिनन होती है। ठीक है ना, किस बेसिस पे, सिंपली हमने कहा कि लाइट की फिनोमिनन जो है जिनको अपने को स्टडी करना है ये कौन कौन सी है। तो हमें दो इसमें स्टडी करनी है, जिसमें एक तो है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट वीक में हमने जो पढ़ा था वो लाइट की फिनोमिनन है, उसमें से हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज से हम रिफ्रैक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टू रिफ्रैक्शन, ऑल ऑफ द concept which is used in the reflection we must be revised once। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के अंदर कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों ने देखा था कि कभी भी कोई भी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस अगर होती है आपके पास में और उस पे एक नॉर्मल है तो वहाँ पे रे ऑफ लाइट अगर उस प्लेन पॉलिश्ड सरफेस भी गिरती है तो जितना एंगल बनाते हुए वो आती है उतना एंगल बनाते हुए वापिस चली जाती है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज द reflection of light। okay, what we need to mean about this concept that it is a light phenomena। ये लाइट की एक फिनोमिना होती है जिसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट इधर से आती है, इस प्लेन पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट अगर गिरती है तो जितना एंगल इस परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के साथ में बनाती है उतना एंगल बनाते हुए इधर वापिस चली जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसमें लॉज, रिफ्लेक्शन लॉज हम कहते हैं जिसे, उसको फॉलो किया जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन लॉ जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन लॉ का मतलब होता है कि इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि हमेशा एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है, मीन के इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और दूसरा होता है कि नॉर्मल कोमा इंसिडेंट रे नॉर्मल कोमा इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे all lie on same plane। ठीक है, so this is known as, you can say that, reflection law। About the light phenomenon we are going to discuss about the reflection and refraction। So we have already studied about the reflection and I have told you that whenever light falls on the plane polished surface then it will be get back into the direction from where it is coming। okay, so जहां से आ रही है उसी डायरेक्शन में वापिस चली जाती है। और यहाँ पे एंगल जो होता है वो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। दीज आर नोन एज द रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन लॉ। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू द स्फेरिकल मिरर्स। एक्चुअल में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन जो है उसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन पॉलिश्ड मिरर के बजाय स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो प्लेन पॉलिश्ड मिरर जो होता है उसका मतलब तो क्या होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, यानी आप अपना चेहरा देखते हो जिसके सामने खड़े होके, वो तो होता है प्लेन पॉलिश्ड मिरर। ओके, और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनके थ्रू अगर अपन बात करें कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो वो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है कि ये किस तरीके के होते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर जो होना है वो तो ऐसा होता है हमेशा ऑलवेज इनवर्ड, ठीक है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है आउटवर्ड। ठीक है, इन मिरर्स की बात करोगे तो ये इनके बीच में से जो लाइन जाती है इसे हम कहते हैं एक्सिस, और जिस पॉइंट के थ्रू जाती है उसे हम कहते हैं पोल। ठीक है, और ये अगर इसको पूरा कंप्लीट आप स्फेयर बनाते हो यहाँ पे, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सेंटर एंड पोल के बीच की डिस्टेंस यानी मिड पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं हम फोकस। समझ गए? तो ऑल ऑफ यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, one is the concave and another one is the convex. Simply in case of concave and convex, you will see that there will be center of curvature, there will be focus point, there will be pole, and the horizontal line which is passing through this mirror, you can say it is known as the principal axis. Okay, so principal axis is a horizontal line which is passing through the mirror. Okay, and the distance between this center of curvature and this pole is known as the radius of curvature. It will always denoted by the capital R. Okay, so once very important relationship between the radius of curvature and focal length can always given by this formula, which is R is equals to 2F. What do you mean by this? Then you can say that F means the focal length, or you can say F is the focus point. So this is the focal length. Okay, length from focus point to pole is known as the focal length. Okay, and this will be F. So F and F will be 2F. R will become the 2F always. You need to keep in your mind. आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है कि हमेशा फोकल लेंथ जो होती है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है लेंस के लिए या फिर मिरर के लिए। ठीक है ना, यानी कोई मिरर है उसकी ज्यादा करनी है या कम करनी है तो वो फोकल लेंथ ही होती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं इनके थ्रू इमेज फॉर्म अगर की जाती है तो कैसे करते हैं और उसके जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमने इमेज फॉर्मेशन जो है वो लास्ट वीक में पढ़ा था, एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करने हैं, और अगर उसमें कोई भी आप लोगों को डाउट है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे एक जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के वो एक बार बता रहा हूं, ठीक है ना। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर्स। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रूल्स जो होते हैं मिरर्स के, उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, देयर आर 4 रूल्स बाय विच यू कैन फॉर्म द इमेजेस। ठीक है, अपन 4 रूल पढ़ते हैं जिनकी हेल्प से आप इमेज जो है उसको ड्रॉ कर सकते हो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे पहला जो है उसमें क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि आपके पास में चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो ये कहां से आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, तो यहां से आएगी। ठीक है, यहाँ पे एरो की जो डायरेक्शन है उससे हमेशा आपको जज करना है। ये क्या हो रहा है, यहां से आ रही है, मतलब ये इधर आ रही है और टकरा करके बाद में इधर जा रही है, समझ गए। इसी तरीके से अगर आप ये देखते हो कि इधर से अगर आती है तो ये पैरेलल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब इधर आती तो इधर से आती, लेकिन ये क्या हो गई, टकराने के बाद में इधर चली गई, समझ गए। तो अगर पैरेलल होती है तो फोकस पॉइंट से जाती है, और अगर फोकस पॉइंट से होती हुई आ रही है, ठीक है ना, अगर ये आपके पास में सपोज कीजिए कि ये मिरर है और अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से आती है, मीन दैट ये ऐसे आ रही है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ, आने की डायरेक्शन हो गई, और ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन जाने की हो गई, समझ गए। इसी तरीके से आपके पास में ये कॉन्वेक्स है, इसमें भी सेम यही है कि अगर ये फोकस पॉइंट पे आती सीधा ऐसे, अब यहां से फोकस पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, इधर पॉलिश्ड है इसलिए आ नहीं सकता, तो अगर ये फोकस पॉइंट पे जाती तो क्या होता, अगर ये फोकस पॉइंट पे जाती, समझ गए, तो फोकस पॉइंट से क्या होती, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती, लेकिन इधर पॉलिश्ड होने की वजह से क्या होगी, जाएगी नहीं उधर। तो अपन मानते हैं, ऐसे सपोज करते हैं कि ये इमेजिनरी पोर्शन है जिसमें रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फोकस पॉइंट से जाएगी, ठीक है, तो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन के यहाँ पे आपका सेंटर है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाती है, समझ गए। इससे टकराने के बाद इधर से आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, और इससे टकराने के बाद में क्या हो गई, वापिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई, ठीक है। इसी तरीके से इसमें, तो दूसरा आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है, यहाँ पे सेंटर है सपोज कीजिए, तो यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये रे ऑफ लाइट अगर आती तो यहाँ से जाती है ऐसे, समझ गए। अब ये क्या होगा, ऐसे आ रही थी तो टकराने के बाद में वापस यहीं से ही चली जाएगी, क्योंकि ये दूसरी साइड तो जा नहीं सकती। लास्ट एंड फोर्थ जो रे ऑफ लाइट है इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उसमें क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो मिरर होते हैं आपके पास में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनमें अगर रे ऑफ लाइट जो है वो एंगल आई बनाते हुए आती है तो एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगी, और यहाँ पे आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। इसी तरीके से इधर है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, समझ गए। तो ये जो 4 रूल हैं जिनके थ्रू आप इमेज फॉर्म कर सकते हो, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है ना। सपोज दैट यू विल गेट एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम in which you will see that there will be incoming ray of light is showing to you, ठीक है, यानी आपको क्या दिखा दिया, डायग्राम दे दिया जाएगा क्वेश्चन में जिसमें इनकमिंग तो दिखा रही है, ठीक है। अब ये आउटगोइंग मतलब टकराने के बाद में किधर जाएगी, तो वो अगर आपको रे ऑफ लाइट जो है उसके रूल्स पता है कि ये रिफ्लेक्शन के अंदर ऐसे होता है, मीन कि ये अगर पोल पे आ रही, सपोज करो आपको क्वेश्चन में इतना डायग्राम दे दिया ऊपर वाला, यानी ये पोल पे आ रही है। अब आपको पता है कि अगर पोल पे रे ऑफ लाइट गिरती है तो सीधी कहां जाएगी, वापिस इधर की तरफ, समझ गए। और अगर ये इधर की तरफ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल जितना बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी, समझ गए।
तो इसलिए ये रूल जितने भी हैं, 4 ही रूल हैं, ये आपको इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन के लिए अच्छे से समझने हैं. Once you will understand and draw the images of all the possible cases, then you will be able to understand very clearly. So all of you must need to do the image formation at your home today. Okay? आज इमेज फॉर्मेशन जो है उसको रफ नोटबुक में करना आपको. अब बात करें अपन की नेक्स्ट टॉपिक जो रिफ्लेक्शन है, उसके 2 टॉपिक जो हैं वो बचे हुए थे, तो उनकी बात अपन करेंगे यहाँ पे. एक्चुअल में मिरर फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टॉपिक, एक तो जिसमें अपन कोई भी मिरर होता है उसकी बात करते हैं. तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अगर आपको बात करनी है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें मिरर फॉर्मूला अपन को और लेंस फॉर्मूला पढ़ना होता है. तो अपन यहाँ पे मिरर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अपन को पढ़ना है. ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है तो ये आप लोगों को पता है, 1/u + 1/v = 1/f. यही होता है या माइनस होता है? माइनस होता है, प्लस ही होता है. एक्चुअल में क्या होता है कि ये मिरर की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर इमेज बनेगी तो किसकी बनेगी? ऑब्जेक्ट की बनेगी. सपोज दैट आपके पास में ये एक मिरर है, ठीक है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है. अब ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या कहते हैं? u. ठीक है, ये आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला जो है उसको समझना है. u जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर है मिरर से, विच इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सपोज दैट यहां इमेज बन गई a', b', so this will be known as the v, which is image distance. ठीक है, फोकल लेंथ की अगर बात करोगे तो आप लोगों को पता है दिस इज नॉन एज द फोकल लेंथ. ओके, तो इस फॉर्मूले में क्या क्या है आपके पास में? मिरर फॉर्मूला जो होता है उसमें 1/u + 1/v = 1/f होता है, जिसमें u क्या होता है तो आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है. v क्या होता है तो ये क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है. एंड f क्या होता है तो वो फोकल लेंथ होती है पर्टिकुलर गिवन मिरर की. ठीक है, तो यहां से आप लोग ये कंसीडर कर सकते हो कि मिरर फॉर्मूला में क्या क्या होता है, या इसकी हेल्प से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. तो in any question if you have given object distance and focal length, then you can calculate the image distance. Or in any question you have given the focal length and you asked about the image distance and you have given the object distance, तो ये निकाल सकते हो. ये दोनों गिवन है तो ये गिवन है और ये गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हो. यानी इस फॉर्मूले से आप जो है वो कोई भी मिरर है उसके अंदर कोई भी चीज अगर आपको गिवन है और 2 चीजें गिवन है और एक चीज आपको फाइंड करनी है तो वो इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं. समझ गए? ये मिरर फॉर्मूला है. इसके बाद में आता है आपका मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है एक्चुअल में? मैग्निफिकेशन का मतलब तो क्या होता है? देयर आर सो मेनी टॉपिक्स. 2-3 टॉपिक है इसमें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है एंड ये अलग है, मैग्निफिकेशन अलग है, साइन कन्वेंशन अलग है. तो साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास में एक मैग्निफिकेशन है. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसको हमेशा डिनोट किया जाता है m से. h'/h इसका फॉर्मूला होता है. यही होता है क्या? एक्चुअल में मैग्निफिकेशन जो होता है उसका मीन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू मस्ट बी नो अबाउट द मैग्निफिकेशन मीन.
You have an object and through the particular mirror you will be able to see the image of that particular object. Okay, आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आप ड्रॉ कर सकते हो किसकी हेल्प से? मिरर की हेल्प से. लाइक यू हैव टू मिरर, वन ऑफ द कॉनकेव अनदर वन इज द कॉन्वेक्स. बाय द हेल्प ऑफ दैट you will be able to see the image of the particular mirror. But the image is, you can say that, small as compared to the object or larger as compared to the ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि आपने जो इमेज ड्रॉ की है या इमेज आपने उस पर्टिकुलर मिरर का यूज करके जनरेट की है वो उस ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है. ठीक है, विच इज नोन एज द मैग्निफिकेशन. समझ गए? अब उसको अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना है मैग्निफिकेशन. उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. एच डेस इज व्हाट? height of image, and h is what? height of object. अब बात ये आती है कि इफ यू हैव क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ये कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है, तो ये आप लोगों को पता है ये क्या होता है? मिरर. ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर. यहां पे आपने सपोज करो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, इस पे आपने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ठीक है, तो इमेज भी यही बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि ये ए बी इमेज बन गई. ठीक है, अब ये क्या है? ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या हो गई? h. ठीक है, और ये हाइट है किसकी? इमेज की, ये वो नीचे वाली, तो ये क्या हो गई? h डेस. समझ गए? यहां पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट को क्या बोलते हैं अपन? h, और इमेज की हाइट है उसको क्या बोलते हैं? h डेस. ठीक है, अब इसके साथ में ही यहां पे क्या होता है कि या तो ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसे कहते हैं साइन कन्वेंशन. ठीक है, यहां पे मैं कर रहा हूं साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन में एक्चुअल में होता क्या है कि आपने एक मिरर लिया, ठीक है, तो वो मिरर तो आएगा हमेशा ओरिजिन पे. ठीक है, अब आपने यहां पे अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है? वाई एक्सिस, और ये क्या होता है? अब अगर ऑब्जेक्ट इधर आता है तो ये आपको पता है दोनों क्या होते हैं? प्लस प्लस. ये क्या होता है? यहां पे x तो माइनस होता है और y क्या होता है? प्लस. इधर ये क्या होते हैं? ये x एक्सिस x डेस ये भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, और इधर ये क्या होता है? x तो क्या होता है? प्लस, और y क्या होता है? माइनस. समझ गए? तो ये क्या कहलाता है? आपका साइन कन्वेंशन. ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट यहां है ऊपर, इट मींस यहां पे y क्या होता है? प्लस. समझ गए? तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? प्लस. और अगर यहाँ पे इमेज नीचे बन रही है तो इमेज की हाइट क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि y क्या होता है नीचे? नेगेटिव. समझ गए? तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द साइन कन्वेंशन. लाइक यू हैव टू टेक द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव. अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट जो होता है वो इधर होता है, लेफ्ट में. ठीक है, ये u जो होती है ना, ये क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये u इधर होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, और ये x क्या होता है इधर? माइनस. तो u जो है वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. समझ गए? तो आप लोगों को आज ये दो टॉपिक जो है, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला, ये तीन टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ने हैं. एंड इफ यू विल नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी ऑन tomorrow. Okay,
If you will get any type of doubt or any type of, you can say, difficulties in mirror formula and about the anything related to the sign convention, magnification, mirror formula, image formation, then you can ask me on tomorrow. Okay.